हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन दो शब्दों से मिलकर के बना है, यानी कि फोटो मीन्स प्रकाश और रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन, यानी कि प्रकाश श्वसन। इसे वायरबर्ग्स इफेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसको वायरबर्ग ने डिस्कवर किया था। इस फोटो रेस्पिरेशन को ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी कहा जाता है या फिर C2 साइकिल भी कहा जाता है। C2 फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहा जाता है या फिर फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन श्वसन जैसा हम सब जानते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी जो है ऑक्सीजन, जब प्लांट्स प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये क्रिया कहलाती है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में जनरली ये C3 प्लांट्स में होती है। C3 प्लांट्स में जनरली C3 साइकिल होती है, जहाँ पे रूबिस्को एंजाइम जो है कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है और कार्बन फिक्सेशन का काम करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए उसको C3 साइकिल कहा गया। यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम जो है ये डुअल नेचर शो करता है, दो नेचर शो करता है। रूबिस्को रुबिलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तब ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तब ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है। तो C3 प्लांट्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तब रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा और RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर के C3 साइकिल रन करेगा। लेकिन जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। तब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तब ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है और RuBP को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये एक दो प्रोडक्ट बनाता है। एक प्रोडक्ट बनाता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और दूसरा बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, यानी कि फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो यहाँ पे जब CO2 की मात्रा 50 ppm से भी कम होती है तब ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है। और जब ये एक्ट करेगा तो दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जैसा अभी जस्ट बताया है कि एक 3 कार्बन कंपाउंड और दूसरा 2 कार्बन कंपाउंड, जो कि फॉस्फोग्लाइकोलेट है या फिर फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड भी कहा जाता है। ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसी वजह से फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहा जाता है। बार, ऑर्गन और हॉगमैन ने इस RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम के डबल रोल को इन्वेस्टिगेट किया था और उन्होंने ही ये इसकी डुअल प्रकृति के बारे में बताया था। वायरबर्ग ने ये बताया था कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ ही फोटोसिंथेसिस रुक जाता है या फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। इस इफ़ेक्ट को कहा है वायरबर्ग इफ़ेक्ट, या क्योंकि ये वायरबर्ग ने इस चीज़ को बताया था। नॉर्मल कंडीशंस में जैसा कि अभी मैंने बताया, RuBP जब कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट कर रहा है तब RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर के 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट रही है और ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। तो रूबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट कर रहा है तो RuBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एक 2 कार्बन कंपाउंड बना रहा है, यानी वो है फॉस्फोग्लाइकोलेट, यानी कि फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, जो कि काफ़ी टॉक्सिक है। और दूसरा बना रहा है, तो RuBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक टॉक्सिक कंपाउंड बना रहा है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, और दूसरा है 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जो कि C3 साइकिल में एंटर हो जाता है। फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जो है 2 कार्बन कंपाउंड, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर के इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड।
और एक फॉस्फोरिक एसिड बाहर रिलीज़ हो गया है। ये ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीजन के साथ फिर से कंबाइन करते हुए लाइट के प्रेजेंस में एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है वो है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। इसके प्रेजेंस में ये बनाएगा ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और एक मॉलिक्यूल बनाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्योंकि बहुत टॉक्सिक है तो ये तुरंत ही कैटेलाइज एंजाइम इसको ब्रेकअप कर देता है वाटर और ऑक्सीजन में। फिर जो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है इसमें अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमीनो ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है, अमीन ग्रुप इसके साथ जुड़ करके बना लेता है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये फोटो रेस्पिरेशन को जो क्रिया हो रही है ये सेल की तीन ऑर्गेनेलिज में होती है। तीन ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में ही C3 साइकिल भी कैरी ऑन हो रही है, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है तो यहाँ पे RuBp ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बना रहा है। फिर ये इस हाइड्रेशन के साथ फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है इसका, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड बना रहा है। ग्लाइकोलिक एसिड डिफ्यूज़न के थ्रू पर ऑक्सीजोम में ट्रांसफर हो जाता है। वहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ फिर से कंबाइन करके ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बना रहा है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक है ये तुरंत ब्रेकअप हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड जो है वो ट्रांसअमीनेशन के द्वारा ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन फिर डिफ्यूज़न के द्वारा एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड ही चल रहे हैं। ये ग्लाइसिन का एक मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है ग्लाइसिन का। तो 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के जब आते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के एक दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो है सीरीन। तो ये सीरीन जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर रिलीज़ हो जाता है। तो 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स मिल करके एक 3 कार्बन कंपाउंड बना रहे हैं जिसको कहा जा रहा है सीरीन, और एक कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे डीअमीनेशन एक अमीनो ग्रुप भी एक बाहर रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्लाइसिन में एक अमीन ग्रुप है, तो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप तो बाहर रिलीज़ हो गया और एक अमीन ग्रुप अभी सीरीन में प्रेजेंट है। तो ये एक अमीनो एसिड है सीरीन, 3 कार्बन कंपाउंड है। ये फिर डिफ्यूज़न के द्वारा पर ऑक्सीजोम में एंटर कर जाता है। यहाँ पे सीरीन पर ऑक्सीजोम में एंटर करने के बाद हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाता है और फिर ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट से फिर बनता है इसमें ग्लाइसरेट। ग्लाइसरेट बनने के दौरान यहाँ पे एक और अमीन ग्रुप बाहर रिलीज़ हो जाएगा और ये ग्लाइसरेट एंटर कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर थ्रू डिफ्यूज़न, मीन्स परागण के द्वारा ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर ग्लाइसरेट जब एंटर हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो ग्लाइसरेट का फिर फॉस्फोराइलेशन होकर के ये बना देता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पे एक ATP यूटिलाइज हो रहा है और ग्लाइसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जो कि एंटर कर जाता है कैल्विन साइकिल में। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम इसके कार्बन के कितना कार्बन का कितना परसेंटेज यहाँ पे रिकवर हो रहा है उसकी बात करें तो यहाँ पे 75% कार्बन जो है वो कंजर्व हो जाता है, लेकिन 25% कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहा गया है। तो यहाँ पे ये हमने फोटो रेस्पिरेशन को हमने समझा है 3 ऑर्गेनेलिज के अंदर ये क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। इसे वेस्टफुल पाथवे कहा गया है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि 25% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, 75% तो रिकवर हो जाता है, लेकिन 25% जो है वो वेस्ट हो रहा है। इसीलिए इसको स्कैवेंजर प्रोसेस भी कहा जाता है। थैंक यू।